Hello students, welcome to Physics for class 11th. This is third video of motion in a straight line, which is chapter 3 of 11th Physics NCERT book. In today's video, we will discuss three very important topics. First one is instantaneous velocity, second one is acceleration, and third one is difference between uniform and non-uniform motion on a straight line. Let us see the term instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन ds by dt, v is equal to ds by dt. That means mathematically instantaneous velocity ds by dt. Definition हमने already first video में देखा है कि it is the velocity of particle at a particular instant. किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हम उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. However, mathematically we can write the instantaneous velocity like differentiation of displacement with respect to time. One very important point कि the magnitude of instantaneous velocity is speed. Because देखो, average speed, average velocity was different. The magnitude of average velocity may not be equal to average speed. However, the magnitude of instantaneous velocity must be equal to instantaneous speed. तो अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक में है. See the NCERT question example 3.2. The position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter and b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. What is its velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second? What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? In this question, particle is moving on a straight line, that is x-axis, and the position of particle as a function of time is given to you. What is the position of particle as a function of time? This is x coordinate, that is x is equal to a plus bt square, and a and b value has already been given. तो इसमें आप a और b की वैल्यूज डाल दो तो x is equal to कितना हो गया? 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर. तो ये 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर को मैंने इक्वेशन 1 मान लिया. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ टाइम. तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी नो दैट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt. अगर आप डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हो देन व्हाट विल यू गेट? यू गेट द वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? आप इसको डिफरेंशिएट करो. 8.5 इज अ कांस्टेंट. डिफरेंशिएट करने पे कितना आ गया? 0. हमने ये सेकंड वीडियो में देखा है हाउ डू वी डिफरेंशिएट. 2.5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2.5 इंटू 2t, टी स्क्वायर का 2t, तो वेलोसिटी बिकम्स 5t. तो ये जो वेलोसिटी है जिसको मैंने सेकंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, इट इज 5t. तो सी द वेलोसिटी इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम. यू चेंज द टाइम, व्हेन टाइम चेंजेस द वेलोसिटी चेंजेस. ये वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर रही है. तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे and t is equal to 2 second पे what should be the velocity of particle? तो put the value of t is equal to 0. यहां पे t की वैल्यू 0 डाल दो तो v is equal to कितना हो जाएगा? 5 into 0 is equal to 0. and जब इसमें आप t की वैल्यू 2 डाल दोगे तो velocity will become 5 into 2, that is 10 meter per second. That means पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरी इंस्टेंट एवरी टी पे वेलोसिटी चेंज कर रही है. अच्छा, टू वन स्टेप फर्दर इस क्वेश्चन ने आपसे एवरेज वेलोसिटी भी डिमांड किया है. तो यहीं पे आपको दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी. देखो, यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, एवरी इंस्टेंट पे चेंज कर रही है. तो अभी हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू
4 सेकेंड तक। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, आप अज्यूम करो कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। यहां पे x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड योर पार्टिकल इज हियर एंड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड योर पार्टिकल इज हियर। कैसे भाई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की वैल्यू जब आप डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एक्सप्रेशन में डालोगे तो 8.5 इंटू 2.5 टी की वैल्यू कितनी 2, तो 2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या आ गया 18.5 मीटर। दैट मींस दिस पोजीशन इज 18.5 मीटर। तो यहां से ये 18.5 मीटर ओरिजिन से दूर है। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जो आप पोजीशन वाले इक्वेशन में ये t इज इक्वल टू 4 डाल दोगे तो यू विल रिसीव 48.5 मीटर। दैट मीन्स पार्टिकल का पोजीशन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना हो गया, इट इज आई थिंक इट इज 48.5 मीटर, 48.5 मीटर। तो दिस इज 48.5 मीटर। तो यू कैन सी दैट कि जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको याद हो तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो यहां पे पार्टिकल 18.5 से 48.5, that means what is the displacement, the particle has displaced by 30 meter, so 30 meter is the displacement and what is the time taken, the time taken is 2 से 4 second, 2, that means what is it, it is 15 meter per second। अब हम एक्सीलरेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सीलरेशन क्या चीज है। देखो, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को आप वेलोसिटी कहते थे, वैसे ही वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को आप क्या कहोगे, एक्सीलरेशन। अगर मैं मैथमेटिकली इसको स्टेट करने की कोशिश करूं तो मैथमेटिकली यू कैन राइट a इज इक्वल टू dv बाई dt। आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, व्हाट विल यू गेट, एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, अभी वेक्टर के बारे में विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अगर मैं पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा एक स्टेप अहेड जाऊं तो आपने देखा था कि वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या आ गया था, 5t। अगर आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दोगे, अगर आपने इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो dv बाई dt विल बी हाउ मच, 5 आपका कांस्टेंट और t का डिफरेंशियल 1, तो इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, जिसको आप स्पीड कहते हो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, यहां पे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, स्पीड। तो अगर एक्सीलरेशन को देखो तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, या दोनों चेंज कर सकता है। In any case, the acceleration will change the velocity. लेकिन whenever we discuss the motion in a straight line, क्योंकि जो चैप्टर 3 है वो motion in a straight line है, तो we will restrict our definition of acceleration over motion in a straight line। तो अगर हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देखें, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन डज व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन गिवन डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल एक गिवन डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन पे दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप बोलो कि सर पार्टिकल इज मूविंग राइट और पार्टिकल इज मूविंग लेफ्ट। अगर वर्टिकल डायरेक्शन है तो पार्टिकल इज मूविंग अप और डाउन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल के पास दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूविंग है और उस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट हुआ, देन व्हाट द एक्सेलरेशन विल डू। तो यहां पे सिर्फ दो पॉसिबल केसेस हैं। सी, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो, अगर एक्सेलरेशन
किसी पार्टिकल पे जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है उस पे एक्ट हो और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी उसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो, दैट मींस उसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में हो। दैट मींस यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, अगर ये पार्टिकल राइट मूविंग है और एक्सीलरेशन भी राइट है, या ये पार्टिकल राइट मूविंग है और एक्सीलरेशन लेफ्ट है, तो देयर आर टू पॉसिबल केसेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन सेम, या डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑपोजिट। यहां पे राइट लेफ्ट तो मैं यहां पे समझा रहा हूं, ये उल्टा भी हो सकता है। तो आपने ये समझना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन आर सेम, तो स्पीडिंग अप सिचुएशन है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम है, देन पार्टिकल मस्ट बी स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप का मतलब क्या है कि उस पीस की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, 2 से 3 से 4 से 5 से 6। दैट मींस स्पीड, जैसे आप किसी व्हीकल के एक्सेलरेटर पेडल को प्रेस करते हो, देन यू आर एक्सेलरेटिंग द व्हीकल। सिमिलरली यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड direction of acceleration are opposite। आप ध्यान से देखो, राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन लेफ्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का मतलब क्या है कि और पार्टिकल velocity magnitude, that is speed, is reducing when a vehicle is moving on a straight line, and when you apply brake, that means जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक्सीलरेशन व्हीकल का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, तो इससे उसका मैग्नीट्यूड, दैट मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ऑन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन पार्टिकल हैज एक्सीलरेशन, दैट इज व्हेन एक्सीलरेशन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज, either the particle is in speeding up mode or the particle is in slowing down mode। तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, आपने दो चीज ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन सेम हो, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट हो, आपके लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो और एक्सीलरेशन भी इधर हो, स्पीडिंग अप। डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो, एक्सीलरेशन इधर हो, स्लोइंग डाउन। डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो, एक्सीलरेशन इधर हो, स्लोइंग डाउन। डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो, एक्सीलरेशन भी इधर हो, स्पीडिंग अप। तो आपने स्ट्रेट लाइन पे स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन सिचुएशन को रेफरेंस लेते हुए एक्सीलरेशन को समझने की कोशिश करनी है। अभी हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? देखो, यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी को चेंज करता है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है, और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन नॉन जीरो है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। भाई, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, दैट मींस पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, नो सेकंड केस। दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन पे। दैट मींस पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दैट मींस पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस एक्सीलरेशन जीरो, ओनली पॉसिबल केस इज पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। दूसरा कोई केस ही नहीं है। दैट मींस अगर मैंने आपको बोल दिया यूनिफॉर्म मोशन, दैट मींस वो अपने आप ही पार्टिकल कहां पे आपने समझ लेना है,
it is moving on a straight line. That means uniform motion of a particle can be possible in one and only one way. That means if particle is moving on a straight line with constant speed like 5 meter per second, the particle's speed will be constant, that is 5 meter per second forever, whenever the particle is in moving in uniform motion. ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, भाई यूनिफॉर्म मोशन एक तरीके से, तो बाकी जो भी मोशन है वो सब नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म मोशन एक ही तरीके से हो सकता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कितने तरीके से हो सकता है? क्योंकि बाकी सारे मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी इन infinitely many ways. लेकिन in chapter 3 which is named as motion in a straight line, तो we restrict the definition of non-uniform motion on a straight line, and especially when particles instantaneous velocity is changing. That means particle's speed is changing. When particle is moving on a straight line and particle is under constant acceleration, then the acceleration must change the particle's speed every moment. इसका मतलब कि पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है? तो सिर्फ दो तरीके से होता है, जैसे मैंने यहां लिखा है कि द पार्टिकल्स मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। देखो, अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन, अगर मोशन पार्टिकल का आपके लिए राइट है और एक्सेलरेशन भी राइट है तो स्पीडिंग अप, तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दोनों सेम हो तो पार्टिकल स्पीडिंग अप मोड में है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल स्लोइंग डाउन है। मैंने यहां पे दो फिगर बनाया, इफ यू सी, देखो इधर पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दोनों क्या है? सेम है। यहां भी देखो ये सेम है, ये लेफ्ट है, वेलोसिटी लेफ्ट है तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट है। अगर वेलोसिटी राइट है तो एक्सेलरेशन भी राइट है, तो कौन सा सिचुएशन है? स्पीडिंग अप, मतलब ए और वी आर इन सेम डायरेक्शन। दूसरा स्लोइंग डाउन, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ये जो वेलोसिटी है वो राइट है, एक्सेलरेशन लेफ्ट है। यहां पे वेलोसिटी लेफ्ट है, एक्सेलरेशन राइट है। व्हेन ए एंड वी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूविंग है और उस पर कॉन्टिन्यूअसली एक एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, तो वी कैन हैव ओनली दिस टू पॉसिबिलिटीज। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो पार्टिकल है वो अंडर एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, दैट इज constant acceleration होता है। The topic uniformly accelerated motion will be discussed in the 4th video lecture of motion in a straight line. So see you in next video. Till then, thank you.